23, 24, 25, 27 members. How all they are will survive with their families? How they will earn? One day here is open, one day here is open. There is no rush. There is no people. But where we will go? Where we will go? My question is that where we will go? Who will survive our family? Who will earn to our family? How it is possible? We are not selling fruits. We are not selling vegetables. Then how we will survive our families? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सलसक। ये जो अंग्रेजी में बोल रही थी, आपने जो मोन्टाज में देखा, इनका नाम है डॉक्टर रईसा अंसारी। इनको बेल्जियम में पढ़ने का मौका मिला था, लेकिन आज ये आम बेच रही हैं, फल बेच रही है। आपको पता है क्यों? इस देश के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ इसी तरह का व्यवहार होता है। डॉक्टर रईसा अंसारी जो है वो फिज़िक्स में वैज्ञानिक हैं। ये फिज़िक्स में ये PhD किया इन्होंने, और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रही थी, और इनको बेल्जियम जाना था रिसर्च करने के लिए। लेकिन इनके जो गाइड थे, उन्होंने 2 साल तक इनके एक फॉर्म पर दस्तखत नहीं किया। और जब आप अब जानेंगे कि दस्तखत क्यों नहीं किया, वो छोड़ दीजिए, जब इन्होंने PhD जमा करा दी, इन्होंने अपनी थीसिस सबमिट कर दी, तो 2 साल तक इनका वायवा नहीं हुआ। उसके बाद ही पहले मैं डॉक्टर रईसा अंसारी की हिम्मत की कहानी बताता हूँ। 25 लोगों के परिवार को चलाती हैं। उसमें अभी भी एक आदमी, एक इनके परिवार में एक महिला जो है वो लॉ कर रही हैं और एक मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, और रईसा उन्हीं के लिए फल भेजती है। लेकिन रईसा साइंटिस्ट होती, वैज्ञानिक होती, आज देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रही थी, लेकिन इनको फल बेचने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि ये लगातार जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो इस देश के हर SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कैंपस में होता है। दरअसल फर्स्ट क्लास MSc के बाद मटेरियल साइंस में PhD करने वाली रईसा को बेल्जियम में रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ने का अवसर मिला था। डॉक्टर रईसा की कहानी भले कौतूहल लगे, लेकिन वो कहती हैं कि कुछ दस्तखतों और पारिवारिक परिस्थितियों ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। सोचिए कि डॉक्टर रईसा जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ फिजिक्स से रईसा ने MSc की डिग्री पर PhD हासिल किया। इससे पहले इसी वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंस्ट्रूमेशन से रईसा ने, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में है, उसी में उन्होंने MSc किया, वहीं से उन्होंने PhD किया। और उनके जो गाइड थे, उन्होंने दस्तखत नहीं किए 2 साल तक, इसलिए वो बेल्जियम नहीं जा पाई। उनका PhD थीसिस जमा हो गया, लेकिन उनको 2 साल बाद वाइवा का नंबर आया, वो भी गिरगिराने के बाद, और 4 साल उनका उसमें बर्बाद हो गया, और उसके बाद उनको नौकरी नहीं दी गई। और इस वजह से रईसा जो हैं वो सब्जी फल बेचने के लिए मजबूर हो गई। और 25 लोग का वो परिवार है जिसको चलाती हैं। उनके 2 भाई भी उसमें मदद करते हैं। और आज भी आपको बता दें कि आज भी रईसा जो है, रईसा के घर में जो है, आज भी वो फल बेचकर अपने परिवार को पढ़ा रही हैं। और उन बच्चे और बहन अभी भी मेडिकल और लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं उनके घर में। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि रोहित वेमुला याद है, पायल तडवी याद है, डेल्टा मेघवाल याद है, ये जो तमाम लोग हैं। मुझे एक बार कौशल पवार जो कि संस्कृत की प्रोफेसर हैं, वो बता रही थी कि जब भी हायर एजुकेशन में SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे जाते हैं तो उनको उसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। मैनेजर पांडे की बड़ी कहानियाँ JNU में प्रचलित हैं, नामवर सिंह की बड़ी कहानियाँ JNU में प्रचलित हैं, कैसे वो जाति रिमार्क करते थे, कास्टिस्ट रिमार्क करते थे। विद्रोही जो यादव जी थे, विद्रोही, उनको किस तरह से JNU में फंसा कर रख दिया गया, किस तरह से पहले कहानियाँ बताई गई कि आप खेती करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ होंगे, नौकरी करेंगे तो सबसे बेकार होंगे। और जिन लोगों ने कहानी बताई वही आज सब जगह नौकरी में बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने आपको पढ़ाया कि लक्ष्मी और विद्या सरस्वती का बैर है, उन्हीं लोगों ने पढ़ाई लिखाई के दम पर आज कुछ संपत्ति अर्जित कर ली और तमाम कहानियाँ फैला दी गई। तो समझिए कि रईसा अंसारी के साथ जो हुआ है वो इस देश के हर SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है। रिजर्वेशन की वजह से OBC SC ST के लोग जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच पाए, आज भी उनके साथ जातिवाद का भयानक रूप होता है। और आप भरोसा नहीं करेंगे, कल्पना नहीं करेंगे कि आज इस देश के हर घर में आपको रईसा अंसारी मिलेगा। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं और अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बनने जा रहे हैं, तो उनको समस्या होती है और वो चाहते हैं कि आप चपरासी बन के ज़िंदगी व्यतीत करें, इस तरह के हायर एजुकेशन में जाए। सोचिए वो कैसा आदमी होगा वो गाइड जिसने 2 साल तक इनके रिसर्च पेपर के लिए दस्तखत नहीं किए ताकि बेल्जियम न जा सके, और क्यों किया होगा।
धर्म देख के, जाति देख के, लिंग देख के, या इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी थी रईसा से? 2 साल तक इनका इंटरव्यू नहीं लेगा। और ये एक रईसा के साथ नहीं होता, इस देश के तमाम बहुजनों को जेएनयू में 1 नंबर दिया जाता है, यूपीएससी में नंबर काट ली जाती है। वाइवा होता ही इसीलिए है। जब आप पीएचडी भी कर जाएंगे तो लिख दिया जाता है नॉट फाउंड सुटेबल। मतलब इस तरह का जातिवाद है हमें। जब सुखदेव थोराट जब यूजीसी के चेयरमैन बने तो उन्होंने एक नियम बनाया था कि जब भी इंटरव्यू होगा तो एससी एसटी ओबीसी के लोग एक पैनल में होंगे तभी इंटरव्यू होगा। तो इस तरह के हालत हैं इस देश में कि अगर आप बहुजन समाज से हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं और आप हायर एजुकेशन कर भी लेते हैं तो नौकरी आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपके चपरासी बनने से इनको प्रॉब्लम नहीं है, आपके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस बनने से प्रॉब्लम है। और अब तो स्थिति और क्लियर कर दी गई कि अब तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, आप एजुकेशन ही आपका ख़त्म हो गया। स्लेट छुड़ा के प्लेट पकड़ाया जा रहा है, स्कूल बर्बाद किए जा रहे हैं। और अब तो कोरोना ने और नीम पर करेले का काम कर दिया है कि अब तो आपके बच्चे के पास लैपटॉप ही नहीं, कंप्यूटर भी नहीं, अब तो ऑनलाइन एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा। तो स्कूल बर्बाद है, यूनिवर्सिटी बर्बाद है, और हर यूनिवर्सिटी में आपको एक रईसा की कहानी मिल जाएगी, हज़ारों रईसा की कहानी मिल जाएगी। यहाँ तक जेएनयू जैसे संस्थान में रईसा की कहानी मिल जाएगी जहाँ आपके बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, अंगूठा काटा जाता है, न जाने कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं लोग। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए। और फुले साहब ने जो एक लाइन कही थी कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, इस पर काम करना पड़ेगा। और आज शिवाजी महाराज के वंशज साहू जी महाराज ने आज ही के दिन 50% रिजर्वेशन लागू किया था, जो कि सामाजिक न्याय का सबसे पहला आंदोलन था और पहला बड़ा कदम था। आज रईसा अंसारी जैसे लोग हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में हैं, जो तरस जाती हैं उनका वाइवा हो जाए, उनको टॉर्चर किया जाता है। अगर वो पीएचडी कर भी जाती हैं तो नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है, उनको नौकरियां नहीं जाती है, इंटरव्यू में नंबर काट लिए जाते हैं और टाइटल देख के, सरनेम देख के, जाति देख के इस देश में नौकरियां मिलती हैं। हमने एक ऐसा घिनौना समाज जातिवाद के नाम पर बढ़ते हुए देखा है, जो आज मॉडर्न 21वीं सदी में भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठ के इसी तरह का घिनौना व्यवहार करते हैं। ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है और आपकी देश की भविष्य फ्यूचर जो है वो आम बेचने के लिए, सब्जी बेचने के लिए मजबूर है, पीएचडी करके, वो भी फिजिक्स में। मुझे शर्म आती है कि हम ऐसे व्यवस्था में रह रहे हैं जहाँ जाति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, जहाँ मजहब से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, जहाँ जाति और मजहब के नाम पर इंसानियत का रोज़ कत्ल होता है, टैलेंट का कत्ल होता है, आपकी मेहनत का कत्ल होता है। और डॉक्टर रईसा अंसारी को सब्जी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसी तरह से तांडव चल रहे हैं और इस देश के हर यूनिवर्सिटी में इसी तरह की व्यवस्था है। और आपके एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोग मजदूरी करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। कब कैसे रईसा अंसारी खड़ा हो, कैसे इस देश को बदले जा सकते हैं, रईसा अंसारी जैसे लोगों को क्या और करना चाहिए, और कब आप अपने बच्चे को रईसा अंसारी बनने से कैसे बचाएंगे, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।